जिस तरीके से हम और आप दोनों लोग कोविड प्रोटोकॉल को और उनके नियमों का पालन कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। हालांकि महत्वपूर्ण बात जो आपके बीच में रखेंगे, जो हमारी समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो में शामिल होगी, उससे पहले एक और जो मैनिफेस्टो में हम लोग शामिल करने जा रहे हैं वो मैं रखना चाहता हूं। समाजवादी सरकार में नेताजी ने यश भारती से प्रदेश के लोगों को सम्मानित करने का काम किया था, जिन लोगों ने भी अपने क्षेत्र में उत्कर्ष और अच्छा कार्य किया था। इसलिए आज समाजवादी पार्टी इस बात को अपने घोषणा पत्र में शामिल करेगी। समाजवादी पार्टी का जब घोषणा पत्र आएगा, यश भारती सम्मान फिर से शुरू किए जाएंगे और इसी तरह जिला स्तर पर हर साल नगर भारती सम्मान दिए जाएंगे। नगर के उत्कृष्ट समाज सेवियों, साहित्यकारों, पत्रकारों, कलाकारों, खिलाड़ियों के साथ ही नौकरी रोजगार सृजित करने वाले कारोबारियों, व्यापारियों, उद्यमियों तथा डॉक्टर, इंजीनियर, सीए व अन्य सेवाओं में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रोफेशनल लोगों को भी राज्य और नगर के स्तर पर ये सम्मान पत्र दिए जाएंगे। और सबसे पुरानी और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमारे सहयोगी साथ बैठे हैं, समय समय पर इन्होंने बात रखी है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात इसलिए है कि जहां कर्मचारियों की सोशल सिक्योरिटी की बात है, उनकी सोशल सिक्योरिटी और इतनी सेवा के बाद उनके सम्मान के लिए, और जब उम्र ज्यादा हो रही, क्योंकि इधर उम्र भी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है, उम्र बहुत हो जाती है, तो उनके लिए जो सपोर्ट होना चाहिए, सपोर्ट के लिए, उनके रिस्पेक्ट के लिए और सोशल सिक्योरिटी के लिए समाजवादी पार्टी ने फैसला लिया है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली होगी जब समाजवादी सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। हालांकि मैं पढ़ना चाहूं तो पूरा पढ़ भी सकता हूं, लेकिन हमारे पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली के लिए घोषणा पत्र में हम लोग समाजवादी लोग शामिल करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सरकारी सेवा में नियुक्त शिक्षक, कर्मचारी एवं अधिकारियों को सेवानिवृत्त होने पर जीवन यापन के लिए मासिक पेंशन दी जाती थी। इससे सेवा निवृत्त कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान होती थी। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा वर्ष 2004 में नियमावली बनाई, जिसके आधार पर अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त शिक्षक और कर्मचारी की मासिक पेंशन की योजना समाप्त की गई और नई पेंशन योजना लागू की गई, जिससे सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं शिक्षक को सेवानिवृत्त होने पर एक मुश्त धनराशि प्रदान की जा रही है। इसके लिए 10% धनराशि कर्मचारी देता है और 14% सरकार देती है और इस पैसे को शेयर मार्केट में लगाया जाता है, जिससे इस व्यवस्था की विश्वसनीयता पर प्रश्न लगता है। मुझसे लगातार तमाम कर्मचारी और शिक्षक संगठन मिले और जिसमें हमारी बाईं तरफ बैठे हुए हैं, लगातार लड़ते रहे, बैठे, न जाने कितनी बार हमारी बैठकें हुई। केवल आपके साथ बैठक नहीं हुई, बल्कि कई हमारे जो एक्सपर्ट हैं, फाइनेंशियल चीजों को समझते हैं, जिनके पास अनुभव है, उनके साथ भी बैठक हुई। तब जाकर के ये समाजवादी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में शामिल करने का फैसला लिया है। मुझसे लगातार तमाम कर्मचारी और शिक्षक संगठन मिले और उन्होंने पूर्व की भांति पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग करी। इन लोगों ने लगातार आंदोलन और धरना प्रदर्शन किया
लेकिन इस कर्मचारी विरोधी सरकार ने इनकी बात नहीं सुनी। कमेटी भी बनाई, आश्वासन भी दिया, लेकिन इनकी बात इस सरकार भारतीय जनता पार्टी ने नहीं सुनी। मैं आज ये घोषणा करता हूं कि मेरी सरकार, समाजवादी सरकार बनते ही पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल कर दी जाएगी। इसमें जो भी धनराशि की आवश्यकता होगी उसकी व्यवस्था कर ली जाएगी। मैंने इस संबंध में कर्मचारी और वित्त विशेषज्ञों से वार्ता कर ली है। एक कॉर्पस बना करके इस धनराशि की व्यवस्था करने के लिए हम सक्षम हैं। संतुष्ट हैं आप लोग? तो आने वाले समय में ये सरकार शुरू नहीं कर पाई है, पुनः कर्मचारियों के लिए कैशलेस स्कीम जो समाजवादी सरकार में शुरू गई थी, पुनः शुरू होगी। वो तो कंप्लीट है, आपकी तरफ से कंप्लीट है। इस सरकार ने लागू नहीं होने दिया उसको, खाली उसका नाम भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय रख दिया था और उसको भी नहीं होने दिया। हमारी सरकार ने कर्मचारियों के लिए कैशलेस इलाज के लिए व्यवस्था की थी, जिसे सरकार ने लागू नहीं किया। वित्त विहीन शिक्षकों को हम सम्मानजनक मानदेय की सहायता अतिरिक्त रूप से प्रदान करेंगे। समस्त तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को जहां तक संभव हो सकेगा गृह जनपद, उसके निकट के जनपदों में तैनाती कराने का फैसला लिया जाएगा। बहुत छोटा सवाल पूछ रहे हो इतनी बड़ी योजना के सामने। सबसे बड़ा फैसला समाजवादी पार्टी का जो घोषणा पत्र में शामिल होने जा रहा है, पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाएगा। बहुत बड़ा फैसला है। 2005 से पूर्व कर्मचारियों को मिलने वाली पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाएगी। उसके लिए किस तरीके से लागू होगी, फाइनेंशियल एक्सपर्ट जो जानकार लोग हैं उनसे राय मशवरा किया गया है। किस तरीके से कॉर्पस फंड क्रिएट किया जाएगा, उसका भी इंतजाम समाजवादी सरकार में होगा। फिलहाल इसी पे हमें काम कर लेने दो। कर्मचारी भी होंगे और शिक्षक भी होंगे, सारे अधिकारी भी होंगे, जो भी इसमें आते हैं उस कैटेगरी में सब। जिन्होंने हटाई वो भी शामिल होंगे। लगभग 12 लाख लोग हैं। ये सुझाव अच्छा है, लिख करके दो हमें। वो अभी पूरा हमारा घोषणा पत्र आने दो। आज कुछ मुख्य बिंदु आपके बीच में रखी हैं। इसके अलावा जो और महत्वपूर्ण चीजें आ रही हैं कर्मचारियों को लेकर के या अन्य विभागों को लेकर के, वो हमारे घोषणा पत्र में शामिल होगी। अभी पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली हमारे लिए जरूरी है। सर, आपकी तरफ जो है सभी देश के और प्रदेश के सभी कर्मचारी आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। सर, क्या ऐसा होगा कि पहली कैबिनेट में आप द्वारा जो है पुरानी पेंशन बहाल कर दी जाए? समाजवादी पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। करनी हमारे कहीं भेदभाव आपको नजर नहीं आएगा, कथनी और करनी में। ये उत्तर प्रदेश है, ये दूसरा प्रदेश नहीं है। ये विस्तार से जिस समय मैनिफेस्टो समाजवादी सरकार का आएगा, क्योंकि आउटसोर्स से बाबा भीमराव अंबेडकर जी का दिया हुआ संविधान के तहत जो हक और सम्मान वो छीना जा रहा है, उस पे भी समाजवादी पार्टी विचार कर रही है और किस तरीके से फैसला लेगी वो हमारे मैनिफेस्टो का इंतजार करिए। मैं ये चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपना मैनिफेस्टो लाए। समाजवादी पार्टी ने तो अपने प्रत्याशी भी घोषित कर दिए, अपना वर्चुअल रैली भी जैसे कर सकते हैं वो कर रहे हैं, मैनिफेस्टो की बातें भी लगातार हम आपसे चर्चा कर रहे हैं और शामिल कर रहे हैं। आखिर भारतीय जनता पार्टी 4.5 साल से और डबल इंजन की सरकार जो उत्तर प्रदेश में थी, जो भेदभाव के साथ काम कर रही थी, वो मैनिफेस्टो जैसे ही लाएगी उसके बाद समाजवादी सरकार में क्या क्या काम होंगे, समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो आएगा। बहुत सारी चीजें हैं।
आउटसोर्स कोई अच्छी प्रथा नहीं है, एक्सप्लॉयटेशन के अलावा उसमें कुछ नजर नहीं आता। और सबसे बड़ा सवाल है कि जो प्राइवेटाइजेशन है और आउटसोर्स चीजें हैं, ये जो हमें अधिकार मिल रहे हैं संविधान से, आरक्षण का कैसे खत्म किया जाए, वो आउटसोर्स और प्राइवेटाइजेशन है एक रास्ता। ये भारतीय जनता पार्टी और वो लोग जो संविधान और आरक्षण और हमारे गरीब को, वंचित लोगों को अधिकार नहीं देना चाहते हैं, वो व्यवस्था लागू कर रहे हैं। मैनिफेस्टो का इंतजार करिए। बहुत सारे ऐसे हैं जो उलझाई चीजें हैं। मैं आपसे कहूंगा कि जिस समय 2017 का घोषणा पत्र समाजवादी पार्टी ने रखा था, उसमें भी बहुत सारी ऐसी बातें थी जो आप कह रहे हैं, आंगनवाड़ी हैं या आशा कार्यकर्ता हैं, इनके बारे में जो कहा गया था। ये बहुत सारे सवाल हैं जिनको अभी घोषणा पत्र में शामिल होना है। क्या आप घोषणा पत्र का इंतजार नहीं कर रहे हैं? अखिलेश जी, एक सवाल और इसी से जुड़ा हुआ है। मैं ये जानना चाहूंगा कि आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि आउटसोर्सिंग जो है एक तरीके से सही प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन सरकारों का मानना है कि उससे अतिरिक्त भार पड़ता है सरकार की बजट के ऊपर भी, तो उसको आप कैसे टैकल करेंगे? आप कह रहे हैं आपने कई इकोनॉमिक्स जो अर्थशास्त्री उनसे बात की है इसको लेकर। जैसे पड़ोसी देश है, दिवालिया हो गया, तो क्या वो आउटसोर्स पे चला जाएगा देश का? सरकार अगर दिवालिया हो रही है तो क्या आउटसोर्स पे कर दोगे? तभी मैंने आपसे कहा कई बार कि भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार में रही, ये हर चीज बेच रही है और एक दिन हो सकता है सरकार को ही आउटसोर्स कर दें। निजीकरण के खिलाफ समाजवादी पार्टी और तमाम वो लोग हैं जो समाजवादी हैं और अम्बेडकरवादी हैं, वो प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ हैं। अखिलेश जी, पॉलिटिकल सवाल है कि आज फिर आपके परिवार से एक व्यक्ति को शामिल किया बीजेपी ने, प्रमोद गुप्ता जी, उन्होंने फिर आप पर वार किया है। ये सिलसिला चल रहा है, कोई परिवार शामिल होता है और आप पर वार करता है। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती है कि भारतीय जनता पार्टी को खुश होना चाहिए इस बात को लेकर के। भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगाती है परिवारवाद का, कम से कम हमारे परिवारवाद को तो खत्म कर रहे हैं वो लोग। इसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं मैं। कल से हमें आरोप लगा रहे थे। ये काम भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, उन्हीं से सवाल पूछिए। समाजवादी पार्टी किसी के घर में लड़ाई नहीं करा सकती। ये आप अपने मनगढ़ंत मत कहिए कि हो सकता तुम ही भारतीय जनता पार्टी के हो। पता करके बताओ ये भारतीय जनता पार्टी के तो नहीं है। हमें इनका मोहल्ले का पूरा एड्रेस देना, हम पता करेंगे वोट हमें कितने मिले वहां। नहीं, हम ये नहीं करेंगे। ये परिवार में झगड़ा नहीं कराएंगे हम किसी के। ये कानूनी है, वो अपने कानूनी उसमें करें। समाजवादी पार्टी किसी घर में लड़ाई नहीं करवाती है, तो क्या आपको लगता है कि घर में आपके जो हो रहा है, बीजेपी इसके पीछे जानबूझ के ऐसा कर रही है, लड़ाई करवा रही है आपके घर में? अभी तक आपकी आंख नहीं खुली? कैसे पत्रकार हो आप? आपको तो ये पता ही है। प्रभावित आप हो रहे हैं, मैं नहीं। नहीं, प्रभावित, सवाल प्रभावित का नहीं है। सवाल ये है क्या आप तक इतना तक नहीं जान पाए आप कि भारतीय जनता पार्टी जो परसेप्शन है, जो परसेप्शन समाजवादी पार्टी का है, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े मंत्री शामिल हुए हैं, जिनके पास व्यापक समर्थन है, जनाधार है, जो आपकी पार्टी में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य जी, कितना बड़ा जन समर्थन है उनके पास। उनके पास जन समर्थन है, उनके साथ लोग हैं। या मंत्री दारा सिंह चौहान शामिल हुए हैं, उनके पास भी समर्थन है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने दलों को जोड़ा है, तो जो परसेप्शन है, उस परसेप्शन की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी हार गई। हम लोग आगे हैं, हम अपना मैनिफेस्टो रिलीज कर रहे हैं कि आखिरकार जनता के बीच में जब हम जा रहे हैं तो जनता से हम क्या कहें। आपके ही सामने न जाने कितने बिंदु हम उठा चुके हैं। 300 यूनिट बिजली घरेलू माफ होगी, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास क्या है? भारतीय जनता पार्टी कहने लगी हम बिजली आधा कर देंगे, तो इसका मतलब 4.5 साल तक तुम बिल ज्यादा लेते रहे। 4.5 साल का पैसा वापस करोगे क्या? लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इन्होंने जो टैबलेट दिए हैं उस पर उंगली उठ रही है, प्रश्न लग रहे हैं।
समाजवादी सरकार के दिए हुए लैपटॉप आज भी चल रहे हैं। किस स्पेसिफिकेशन के खरीदे गए थे और किस स्पेसिफिकेशन के बांट दिए गए। समाजवादी पेंशन एक ऐतिहासिक फैसला था और डायरेक्ट बैंक के अकाउंट में जाता था। यह व्यवस्था समाजवादियों ने उत्तर प्रदेश में न जाने कब लागू कर दी थी और अब बढ़ा करके उसको 18,000 रुपए किया है। ये कोई छोटा फैसला नहीं है, बड़ा फैसला है। गरीब माता बहनों की मदद के लिए, उनके सम्मान के लिए समाजवादी पेंशन पुनः शुरू होगी। और ये जो पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली, ये हिस्टोरिकल फैसला है। और उनके लिए जो बुजुर्ग हैं, जो सेवा देते हैं और नौकरी के बाद उनके सम्मान के लिए कम से कम एक ऐसी व्यवस्था है जो जीवन भर उनके साथ रहेगी। आज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है, 80 साल 85 साल, लोग 90 साल जी रहे हैं। हम तो 24 साल से पूछते हैं उम्र कितनी, 24 साल की, 80 है उनकी। हाईवे पे कोई वो तो कॉन्स्टिट्यूंसी है नहीं, हाईवे पे तो कई कॉन्स्टिट्यूंसी हैं। अगर हम आगरा से लेकर के गाजीपुर तक कॉन्स्टिट्यूंसीज गिने, इतनी कॉन्स्टिट्यूंसी हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। कहीं भी लड़ जाएंगे समाजवादी पार्टी जीत जाएगी। लेकिन सवाल यह है, ये लोग जाने वाले लोग हैं। ये स्टूल लेकर के रहे, पूरे अपने कार्यकाल 4.5 साल निकाल दिया। 4.5 साल अपमानित हो रहे डिप्टी सीएम, अपमानित हो रहे। अपमानित होने वालों का कोई जवाब नहीं देंगे। जिनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपमान मिला हो, जो अपने समाज के लिए कुछ न कर पा रहे हो, देखते रह गए। 69,000 कितनी बार लाठी खाए बताओ। यहां जितने नौजवान आए सब लाठी खाए, अपने हक के लिए, अपने सम्मान के लिए लड़ते रहे। कोई ये नहीं कर पाए, कुछ भी मदद नहीं कर पाए। इसलिए इन लोगों की चर्चा करना ही बेकार है। आप उसमें मत उलझो, वो हैं? सब ठीक है, सब ठीक हो गया। हाँ, वो जब विस्तार से नियम बनेंगे वो दिखाई देंगे। लेकिन 300 यूनिट फ्री मिलेगी बिजली, घरेलू बिजली सबको फ्री, सबको। कोई उसमें कैटेगरी नहीं। अभी क्या घोषणा पत्र का इंतजार नहीं करना चाहते आप? अभी घोषणा पत्र का इंतजार करिए। मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था, नौकरी और रोजगार को लेकर के समाजवादी पार्टी विचार कर रही है किस तरीके से नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिले। और मैंने पिछले 4.5 साल में जगह जगह जिन बच्चों को लैपटॉप दिया था, जिन बच्चों को लैपटॉप मिला था, उन्होंने अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से रोजगार और नौकरी करना शुरू किया है। तो जो सरकार लाखों लैपटॉप दे सकती है, 18 लाख से लेकर के 20 लाख तक, तो सोचिए वो नौकरियां कितनी निकल सकती हैं। जब आईटी सेक्टर ग्रो कर रहा है। और कोविड और इसके समय आपने देखा कि किस तरीके से ऑनलाइन चीजें बढ़ी हैं। आईटी के क्षेत्र में कितना विस्तार हुआ है, कितने परिवर्तन आए, कितने रोजगार के अवसर हैं, नौकरी के अवसर हैं। तो इसलिए इंतजार करिए कि जो पार्टी 18 लाख लैपटॉप दे सकती है, 20 लाख लैपटॉप दे सकती है, वो सोचिए कितने रोजगार उस क्षेत्र में पैदा कर सकती है और देने का वादा करेगी। और उसका उदाहरण मैंने एचसीएल भी दिया था आपको कि लखनऊ जैसी जगह इतना अच्छा कैंपस अगर एचसीएल का लाने का काम किया, तो अगर ज्यादा से ज्यादा हमें सहूलियत देनी भी पड़ी या पॉलिसी के अंदर कुछ मदद की करनी पड़ी, तो हमारा स्वार्थ यही है कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार और नौकरी मिले। उसके लिए इंडस्ट्री को कुछ भी सहूलियत देनी पड़ेगी, वो सरकार सहूलियत देगी। लेकिन उसके लिए इंतजार करिए मैनिफेस्टो का।
बीजेपी के बाद, बीजेपी की तारीख अगर आपको पता हो तो हम अपनी तारीख बता दें। उनको क्या चिंता है, उनके सब हार रहे हैं, उनके सब हार रहे हैं अभी तक। अखिलेश जी, सवाल है कि जब सीएम योगी ने ऐलान किया कि वो गोरखपुर से लड़ेंगे तो आपने कहा कि उन्हें घर भेज दिया पार्टी ने। अब आप भी घर से ही जा रहे हैं, जिस जनता ने भेजा था उस संसदीय क्षेत्र से लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी तय करेगी कहां चुनाव लड़े, लेकिन क्योंकि समाजवादी पार्टी आगे है, समाजवादी पार्टी आगे है तो आगे ही रहेंगे हम भी, पहले चुनाव लड़ लेंगे। हम आगे रहेंगे। आप मैनिफेस्टो का इंतजार करिए। आंगनवाड़ी वालों के साथ बहुत धोखा किया भारतीय जनता पार्टी ने। अभी कई पहले तो हमें और आपको विचार करना चाहिए कि कोरोना ना आए, और दूसरा किससे निकाल दिए गए? इंडिया टुडे से निकाल दिए गए, और ये सरकार स्वीकार ही नहीं कर रही किसी की नौकरी गई। तो इंडिया टुडे तो चल ही नहीं रही, अब तो केवल डिजिटली चल रही। ये जितना चैलेंज इस बात को लेकर के है कि कोरोना जैसी बीमारी से हम कैसे उभरें, उससे बड़ी चुनौती इस बात की है कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे बेहतर करें। और जो लोग डूब गई ये चीजें, मान लीजिए ये जिस मैगजीन की बात कर रहे हैं, अगर वो न डूबी होती अर्थव्यवस्था के कारण या कोरोना की वजह से, तो शायद ये नौकरी और रोजगार कर रहे होते। ऐसे लाखों लाख लोग हैं जिनका रोजगार छीना गया या नौकरी चली गई। हमारे पास पार्टी पे वो जानकारियां हैं कि बाजारों में व्यापारियों की जान चली गई, आत्महत्या कर ली। ये बड़े सवाल हैं जहां पर प्राइवेट संस्था से लोगों को निकाल दिया गया और उन्हें अपने बेहाल पे छोड़ दिया गया। इसलिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि ये चीज पटरी पे कैसे आए। इसीलिए हम चाहते हैं कि ऐसी सरकार बने जो लोगों के घर परिवार में खुशहाली ला सके। ये सरकार वो है, किसी की गिनती नहीं बता सकती। अगर इस सरकार से पूछा जाए कि कोरोना के समय कितने लोगों की जान चली गई, ये सरकार नहीं आंकड़े देगी। इस सरकार से पूछो कि कितने लोगों के रोजगार छिन गए प्राइवेट सेक्टर में, ये सरकार जवाब देने वाली नहीं है। इस सरकार से पूछो कि कितनी की नौकरी चली गई, नहीं जवाब दे रही। इस सरकार से पूछिए कि कितनी बेटियों के साथ अपमान हुआ, अपमानित की गई, ये सरकार आंकड़े नहीं दे रही। इसलिए प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट बनाइए। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि अर्थव्यवस्था को जब पटरी पे ले आएंगे, अर्थव्यवस्था पटरी पे आएगी तो दोबारा खुशहाली उत्तर प्रदेश में और न जाने कितने लोगों के घर परिवार में आएगी। चुनाव बाद महंगाई बढ़ेगी क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। ये चुनाव की वजह से भी ये दाम नहीं बढ़ रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बातों में हमें नहीं उलझना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि ओएनजीसी कंपनी को पिछले क्वार्टर में कितना मुनाफा हुआ है। डीजल पेट्रोल की कीमतों को इतना बढ़ाने के बाद जो ओएनजीसी कंपनी है उसको कितना मुनाफा हुआ है। और जिस समय आपको मुनाफे के आंकड़े पता लग जाएंगे, ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार नहीं है, ये सरकार है जो जिम्मेदार है। आपको पता होगा हिमाचल का जैसे ही परिणाम इन सरकार के खिलाफ आया, इन्होंने डीजल पेट्रोल की कीमत कम कर दी। अखिलेश जी, चंद्रशेखर रावत मुख्यमंत्री के खिलाफ गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, ये सपोर्ट करेंगे? अपना कहने हमारी पार्टी में कई लोगों ने आवेदन किए हैं। आज भी एक परिवार मिलने आया था। तो इस तरीके से पार्टी अपना तय करेगी, गोरखपुर की यूनिट से पूछेगी कि हमें आगे फैसला क्या लेना है। 2017 में शिवपाल जी गए थे और 2022 में अपाना, क्या इसका कुछ अंतर मिलेगा क्या?
मैंने जवाब दे दिया कि भारतीय जनता पार्टी जो परिवारवाद के खिलाफ थी, आज केवल साजिश और षड्यंत्र करके ही आगे बढ़ना चाहती है। तो उन्हें बहुत बधाई, बहुत मुबारक। योगी सरकार ने जिन अधिकारियों और कर्मचारियों को जबरन रिटायर किया था उसकी समीक्षा की जाएगी। अब जबरन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को रिटायर करो अपने बोर्ड से। अध्यक्ष जी, आप समाजवादी सरकार विकास के लिए जानी जाती है, तो क्या आपकी सरकार आने के बाद रिवर फ्रंट और मेट्रो का एक्सपेंशन जैसी योजनाएं दोबारा से लागू की जाएंगी जो इस सरकार? ये तो बहुत छोटे सवाल है, ये तो हमारे घोषणा पत्र में नहीं था। मेट्रो तो बना दी हमने, लखनऊ मेट्रो। सोचिए, समाजवादी पार्टी की वो सरकार थी, कई बड़े काम किए समाजवादी पार्टी ने जो हमारे घोषणा पत्र में नहीं थे। घोषणा पत्र के बाहर काम किए हम लोगों ने। हाँ? इतने 100 करोड़ खर्च करने के बाद रिवर फ्रंट आज भी बदहाल ही पड़ा है। तो बदनामी करानी थी उन्हें। अब हालांकि उनका नाम आ गया, दोबारा नहीं आना चाहिए नाम। पुराने लखनऊ में काम हुआ, जो आरोप लगे वो आप जानते होंगे। एक को इतना दबाया, इतना परेशान किया कि वो हनुमान चालीसा पढ़ने लगे थे। और बाद में वही भारतीय जनता पार्टी शामिल हो गए और भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा एमएलसी बना दिया। और सरकार बदलते ही जब अगली ईद आएगी तो हो सकता हमारे साथ हो। तो ये सरकार विकास विरोधी है। ये तो लखनऊ शहर है जहां पर गोमती का रिवर फ्रंट बनाया गया। बनारस में वर्णा नदी पर रिवर फ्रंट बन रहा था और उसमें बड़े पैमाने पे जो नाले या नालियां या घर का सीवरेज या होटल रेस्टोरेंट के जो आ रही थी गंदगी, उसको रोक रहे थे और कोशिश थी कि शहर के अंदर बनारस में वो वर्णा साफ सुथरी बहे। इसी तरीके से गोमती रिवर फ्रंट था कि कम से कम गोमती शहर में साफ पानी के साथ बहे। लेकिन पता नहीं हमारे बाबा मुख्यमंत्री को क्या हो गया, इन्हें क्या लेना देना। इन्हें इससे भी नफरत है कि कोई आइसक्रीम क्यों खा रहा है। अगर यहां पर रिवर फ्रंट में आइसक्रीम के ठेले लग रहे थे, छोटा मोटा कारोबार चल रहा था, परिवार घूमने आ रहा था, आज गेट टुगेदर की जगह क्या है? पार्क हैं, बाजार हैं, रेस्टोरेंट, होटल हैं। ये गरीब लोगों को एक जगह दी थी समाजवादी पार्टी ने कि गरीब परिवार आए, यहां पर कुछ समय अपना गुजार सकें परिवार के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। मैंने कई बार देखा कि बच्चे वो अपना जन्मदिन मना रहे थे वहां। स्कूल के बच्चे बच्चियां आते थे, घूमते थे, परिवार आकर के घूमते थे। लेकिन इनको खुशी से नफरत है भारतीय जनता पार्टी को। इन भाई साहब ने रोमियो के बारे में कुछ नहीं पढ़ा। ये भी रोमियो को बदनाम करने, जैसे योगी हमारे मुख्यमंत्री बदनाम कर रहे थे रोमियो को। ये इन्हें काम नहीं करना था, केवल दिखावा करना था इन्हें। जो 1090 व्यवस्था थी, मैं अपने पत्रकार साथी से कहूंगा कि आप जाइए, देखिए जाके महिलाओं को, बेटियों को और बहनों की सुरक्षा के लिए वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम क्रिएट किया था, जिसमें पुलिस का सपोर्ट था। उसमें जो कर्मचारी थी वो लड़कियां थी कि कोई बेटी को, बहन को अगर कोई शिकायत थी तो वो कर सकती थी शिकायत, और तब तक 1090 मदद करती थी जब तक वो जो पीड़ित है वो संतुष्ट है कि नहीं है। और उसमें कई लाख उदाहरण हैं कि हमारे समाज की तस्वीर क्या है, हमारे समाज में हो क्या रहा है। उसकी अगर आप जानकारी करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका दोस्त है, आपके परिवार का सदस्य है, वही परेशान कर रहा है। कोई आपके मोहल्ले का है, वो परेशान कर रहा है। कोई झूठे ही नंबर मिलाकर के वो परेशान कर रहा है। तो वो अगर आप उसका डेटा का एनालिसिस करते तो आपको पता लगता है कि समाज में क्या हो रहा है। 8-8 लाख बहन बेटी और उनकी मदद हुई है 1090 से। लेकिन बाबा मुख्यमंत्री ने एक नाम लाए, बोला ये योजना चलेगी, वो योजना का नहीं पता लगा कहां चलेगी। और आज भी सरकार निर्भर उसी पर है, 1090 पर। ये शुरुआती है, क्योंकि शुरुआती दौर में शुरू हुआ है और अभी थोड़ा टाइमिंग का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा कि किस समय हम जाएं जिस समय ज्यादा लोगों को व्यू कर सकें। उसका प्रचार होना जरूरी है। अगर हम कोई वर्चुअल रैली कर रहे हैं
उसमें हम पत्रकार साथियों से कहें कि प्रचार भी करें आप, हम आपके माध्यम से भी अगर प्रचार हो जाएगा तो हमारी लोग ज्यादा देखेंगे। और अभी शुरुआत हुई है, धीमे धीमे आप देखेंगे कि इफेक्टिव भी होगी। लेकिन मैं जानता हूं कि वर्चुअल का मुकाबला फिजिकल कैंपेनिंग कर सकती है। फिजिकल कैंपेनिंग का कोई मुकाबला वर्चुअल से नहीं हो सकता। इसलिए हमने अपने कार्यकर्ताओं को ये दिए हैं, कर्मचारियों को ये बात कही, ये दोनों साथी बैठे हैं और लोग भी बैठे हैं कि पुरानी पेंशन को लेकर के कर्मचारियों से हम समर्थन मांगेंगे। और जिन जिन को इससे लाभ होने जा रहा है उस हर वर्ग के लोगों से मैं सहयोग समर्थन मांगता हूं। अभी जिम्मेदारी इनकी भी है कि ये वहां तक बात पहुंचाएं, लेकिन हम जानते हैं हमारे तमाम लोग अटेवा के हैं, आपके संगठन के लोग हैं, वो जागरूक और समझदार और जानकार लोग हैं। उन तक हमारी बात आज पहुंच जाएगी, उनका सहयोग मिलेगा। और डेमोक्रेसी में यही है कि जिसके साथ जनता खड़ी है उसी के साथ खड़े होंगे। इस भारतीय जनता पार्टी ने कमेटी भी बनाई, आश्वासन भी दिया और फिर धोखा दे दिया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद मत करो मदद की। आपको भी बता रहा हूं पत्रकार साथी, और वो इंडिया टुडे के हमारे खड़े हुए नौकरी छूटे हुए साथी खड़े हैं। हमें तो अभी तक कुछ नहीं मिला। अरे लुभाएं क्यों नहीं? डेमोक्रेसी में और किसको लुभाएं जाके? क्या सवाल पूछ रही है बताओ? अरे समर्थन मांग रहे हैं, लुभा रहे हैं? हम तो कह रहे हैं खुल करके, हाँ आइए कर्मचारी वर्ग हमारे साथ, हम व्यवस्था करेंगे आपके लिए। बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो सरकारी नौकरी के मापदंड को पूरा नहीं कर पाते, तो वो प्राइवेट नौकरी की तरफ देखते हैं। तो क्या सर उत्तर प्रदेश में उद्योग धंधे बढ़ाने की जरूरत है ताकि बाहर जाने की जरूरत ना पड़े नौजवान? देखिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मीडियम जो MSMEs हैं, जहां बड़ी इंडस्ट्री का सपना हम लोग देखते हैं, लेकिन अगर हम छोटी इंडस्ट्री को भी सपोर्ट करें, मुझे खुशी है इस बात की। और मैं बता सकता हूं कि जब आप घोषणा पत्र हमारा देखेंगे तो MSMEs को कैसे हम बढ़ाएं और बढ़ावा दें उस इंडस्ट्री को जो एग्जिस्टिंग है, उसके लिए बड़े पैमाने पर राहत और सहूलियत का पैकेज लेकर के आएंगे। जाति आधारित जो प्रदेश में संगठन है, क्या उनको भी बुलाकर टेबल टॉक करेंगे आप? नहीं, अब टेबल टॉक का समय खत्म हो गया, अब केवल दरवाजा खटखटाने का समय है। हमें उम्मीद है कि उनका सहयोग और समर्थन मिलेगा। 5 साल जो अपमान झेला उन्होंने, जो धोखा खाया, उसके खिलाफ खड़े हों, इस सरकार को हटाएं। अभी तक जो आंकड़ा निकाले हैं वही बात कह रहे हैं जो हम अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से बात कर करके कह रहे हैं। कल को जब करने का वक्त आएगा तो कर सकें, उन्हीं बातों को हम आपके बीच में रख रहे हैं। और 300 यूनिट संभव है। जब समाजवादी सरकार में 12 से लेकर के 17 तक जो बिजली बनाने का काम हुआ तो दुगना हुआ। 12 से 17 तक बिजली उत्पादन का काम दुगना हुआ है। और न केवल दुगना हुआ बल्कि बिजली विभाग का स्ट्रेंथनिंग की गई इंफ्रास्ट्रक्चर की। और सबसे ज्यादा अगर बिजली विभाग को बजट किसी ने दिया तो समाजवादी सरकार ने। इसलिए संभव है कि ये काम किए जा सकते हैं। वही काम कहे जा रहे हैं, मैनिफेस्टो में शामिल हो रहे हैं, जिनके बारे में कहीं न कहीं हम लोगों ने वर्कआउट कर लिया है, उनको शामिल कर रहे हैं। योगी जी का एक बयान है कि आप पहले दिन से ही बैकफुट पर हैं क्योंकि आपने जो पहली लिस्ट जारी की थी उसमें ज्यादातर अपराधी हैं। जिसको तेज दौड़ना है वो पहले कदम पीछे ही रखता है, एक पीछे एक आगे होता है। वो कभी दौड़े ही नहीं। लुंगी पहनने वाले कैसे दौड़ेंगे? तेमद पहनने वाले कैसे दौड़ेंगे? दूसरों को बुरा भला कहते हैं, उस ड्रेस में दौड़ लेंगे वो क्या? वो कुछ नहीं कह रहे हैं। उनसे ज्यादा मुकदमे किस पे थे? मैंने आपसे कहा सीएम और डिप्टी सीएम पे जितने मुकदमे हैं इतने तो आईपीसी में सेक्शन नहीं है। बताओ है कि नहीं? तुम ही बता दो हमें। क्या दौड़ेंगे वो हम लोगों से? सर इसी से जुड़ा एक सवाल है कि आप बता रहे मुख्यमंत्री और डिप्टी मुख्यमंत्री पर मुकदमे रहे हैं, तो क्या सरकार आने के बाद आप उन मुकदमों को दोबारा ओपन कराएंगे? पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली होगी और
मैं आदरणीय लव कुश मिश्रा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं आज समाजवादी पार्टी में शामिल होने के लिए। वो पूर्व में एमएलसी भी रहे हैं। झांसी इलाहाबाद शिक्षक क्षेत्र में 12 वर्ष तक एमएलसी रहे। उनके